Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture series on chemistry of D block elements. आज के लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट डिस्कस किया था। तो आज डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मज़ीद जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। What is the relation between ionization energy and stability of a metal in a given oxidation state? डी ब्लॉक मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी और इन अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी स्टेबिलिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए इस एग्जांपल पे गौर करें। निकल +2 की आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि बराबर होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो हमारे पास है 2.49 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। इसी तरह प्लाटीनियम +2 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास बराबर होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल बराबर है 2.66 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें, दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी निकल के लिए कम है और प्लाटीनियम के लिए ज़्यादा है, जो कि हमें ये शो करता है कि निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्लाटीनियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो इन अदर वर्ड्स के अगर इनके कम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी हम कंपेयर करें, जिनमें वो कम्प्लेक्सेस जिनमें निकल हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और वो कम्प्लेक्सेस जिसमें प्लाटीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो निकल के कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होगी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू प्लाटीनियम कम्प्लेक्सेस हो। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर हम इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें, तो ये हमारे पास है निकल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बराबर होगी, चूँकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई 11.29 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी पर निकल। इसी तरह अगर प्लाटीनियम के लिए जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो टोटल हमारे पास है 9.36 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। अब अगर इनको हम कंपेयर करें तो प्लाटीनियम वाली आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू निकल। अगर प्लाटीनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है निकल से, तो इट्स मीन के प्लाटीनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू निकल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लाटीनियम हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू निकल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन अदर वर्ड्स इनके कम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करें, तो वो कम्प्लेक्सेस जिनमें प्लाटीनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो लेस स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू, वो मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू वो कम्प्लेक्सेस जिसमें निकल हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। प्लाटीनियम कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होगी, निकल कम्प्लेक्सेस कम स्टेबल होगी, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर हम इनके ये देखें, ये हमारे पास प्लाटीनियम कम्प्लेक्स है जो कि एक वेल नोन कम्प्लेक्स है, इनमें प्लाटीनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन ये दूसरा हमारे पास निकल कम्प्लेक्स है जिसमें निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अब आते हैं इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी की तरफ। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, for example iron, nickel, platinum etc., their alloy and their compounds, for example vanadium oxide, manganese oxide, cobalt salt etc., are very important industrial catalyst. They are used as a catalyst in many industrial processes. How they decrease activation energy, how they increase rate of reaction, what is the reason behind their catalytic activity,
इनके कैटालिटिक एक्टिविटी के बिहाइंड हम 2 रीज़न डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न जो हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, इनमें हाफ फिल डी ऑर्बिटल होता है। दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना देता है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जो कैटालिस्ट होते हैं, जो डी ब्लॉक मेटल है या इनका एलाई या इनका कोई कंपाउंड्स है, वो दोबारा फ्री हो जाता है। तो इस तरह ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा रीज़न हो कि जो हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स है, समटाइम दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सो दे कम क्लोज टू ईच अदर फॉर रिएक्शन। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैटालिस्ट के सरफेस पर हो। कैटालिस्ट हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स है या इनका एलाई है या इनका कोई कंपाउंड है, इसके सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और रिएक्शन ईजी हो जाता है। तो ये था इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। एलाई फॉर्मेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके साइज़ बराबर होते हैं या ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो ये एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी एलाई बनाते हैं। कुछ एलाई के एग्जांपल मैंने इधर मेंशन की हुई है। एलाई हम यूजुअली बनाते हैं टू डिज़ायर गुड, टू अचीव गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, टू अचीव डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करने के लिए या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यूजुअली एलाई बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अहम टॉपिक पर डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।